वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन जेनेटिक। ये ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर है हमारा, जो हमारे कोर्स वर्क में एंड पे जो आखिरी टॉपिक है चैप्टर है हमारा पॉपुलेशन जेनेटिक्स का। पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है और जीन्स, पॉपुलेशन के अंदर जीन्स जो हैं इनकी जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक वेरिएशंस क्या हैं, इस चीज़ को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है? द साइंटिफिक डिसिप्लिन्स दैट स्टडीज व्हाट हैपन इन द होल पॉपुलेशन एट द जेनेटिक लेवल। यानी पहले हम एक जो है वो एक इंडिविजुअल्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे, एक जीन्स के ऊपर। अब हमने पूरी पॉपुलेशन के अंदर देखना है कि वो जेनेटिक लेवल कैसा है उसका, known as a population genetics. It encompass the evolutionary ideas of the Darwin. इसमें हम डार्विन के एवोल्यूशनरी आइडियाज़ भी शामिल हैं, लॉ ऑफ मेंडल्स भी आ जाएगा, एंड इनसाइट ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी हिस्सा है। तो अगर हम इसको सिंपल अल्फाज में अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो ये क्या है? द स्टडी ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जीन इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर जीन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस चीज़ को हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहते हैं। सबसे पहले हम एलील फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी को स्टडी कर लेते हैं। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एलील या जीन क्या है। तो ये देखें, आपके पास एक क्रोमोसोम आपको नज़र आ रहा है, तो वो पॉइंट जहाँ पे जीन्स मौजूद हैं उस पॉइंट को हम देखें, वो पॉइंट जहाँ पे जीन्स मौजूद होती हैं उसको कहते हैं लोकस। यानी वो पॉइंट जहाँ पे ये जीन मौजूद है उसको लोकस कहा जा रहा है। और हर लोकस के ऊपर जीन्स की दो अल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? एलील्स। फॉर एग्जांपल ये V1 और V2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये दो एलील्स हैं, यानी एक जीन्स पे दो एलील्स होती हैं। तो अब हम एलीलिक फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द एलील फ्रीक्वेंसी इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द जीन्स कॉपीज इन अ होल पॉपुलेशंस दैट आर ऑफ अ गिवन एलील टाइप। यानी एक पॉपुलेशन के अंदर जितनी जीन्स हैं उसको हम एलीलिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इनिशियली पॉपुलेशन जेनेटिक्स यूज द टर्म जीन फ्रीक्वेंसी टू डिस्क्राइब व्हाट इज़ नो मोर एक्यूरेटली कॉल्ड एलीलिक फ्रीक्वेंसी। यानी पहले हम इसको जो है एज अ जीन फ्रीक्वेंसी के तौर पे यूज़ किए करते थे, और अब जो लेटेस्ट टर्म है हम इसको एलील फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बिकॉज ईच इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन हैज़ 2 कॉपीज ऑफ द ईच क्रोमोसोम। अब हर इंडिविजुअल के पास 2 कापी होती हैं जीन्स की, ठीक है, एलील्स की। द टोटल नंबर ऑफ द जीन्स कापीज इज द 2 टाइम्स द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन। अब जीन्स की जो है वो कापीज इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन के डबल होगी। यानी अगर एक इंडिविजुअल है तो उसमें 2 जीन्स होंगी, ठीक है। तो इट्स मीन कि अगर 20 हैं तो 40 जीन होंगी, वो जीन्स की जीन्स जो है वो डबल हो जाएंगी। Thus, for our hypothetical population for 20 peoples, there would be 40 genes, copies or chromosomes. Of course, बहुत homozygous, इसमें homozygous भी हो सकते हैं और heterozygous भी, जो दोनों जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो अब हम फाइंड करेंगे हम कैसे जो है वो फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। यानी हमारे पास 2 जो है वो एलील्स हैं, ए और बी, ठीक है, 2 जीन्स हैं हमारे पास जो है, ठीक है। तो हमने इसकी जो है फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो हम वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए यू फर्स्ट यूज़ द नंबर ऑफ द पीपल्स विद ईच जीनोटाइप्स टू कंप्यूट द नंबर ऑफ द ए एंड बी एलील्स। हमारे पास पहले नंबर ऑफ पीपल्स होने चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए। पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग हैं जिनके अंदर हमने एलीलिक या जीन फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो यहाँ हमारे पास जो है वो 12 इंडिविजुअल हैं, ठीक है। 12 इंडिविजुअल मीन के यहाँ पे ये देखें 12 जो है वो इंडिविजुअल्स हैं और ये हमारे पास जीन्स हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास 24 कापीज़ हैं ए की, ठीक है। अब ए बी यहाँ पे हमारे पास ये होमोजाइगस हैं, ये हेट्रोजाइगस हैं। हेट्रोजाइगस में हमारे पास ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, यानी हमारे पास 4 ए हैं और 4 बी हैं। लेकिन हमने ए की फाइंड, क्योंकि हम ए की फाइंड कर रहे हैं, लिहाजा हमारे पास हमने ए की जो है वो 4 कापी। इसी तरह जो हमारे पास बी है, लेकिन इसमें हमारे पास A0 है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे
कि ए 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें 20 लोग हैं टोटल, ठीक है। 20 में हमने ए की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे ये 24 है, 4 है। तो अगर हम इनको सम ऑफ करें तो ये हमारे पास बनते हैं 28 कापीज़ ऑफ अलील ए, ठीक है। अब इसी तरह हमने बी फाइंड करना है कि बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है। 12 में 0, ए बी में 4 और बी बी में 8, यानी इसके पास हमारे इसको सम ऑफ करें तो ये हमारे पास बनते हैं तकरीबन 12 कापीज़। तो अगर 12 को हम ये इसमें प्लस करें तो ये हमारे पास टोटल जो बन जाती हैं कापीज़, ये 40 कापीज़ हमारे पास बनती हैं जीन्स की। Finally, you divide the number of the each alleles by the total number of the genes copies to find the proportion or frequency for each alleles। अब देखें हम इसको डिवाइड करके टोटल के साथ ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए एलील्स की कितनी जीन्स हैं, 28 जीन्स हैं। 28 को हम टोटल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, ये इसकी ए की फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह बी एलील्स ये 12 हैं और इसको 40 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.3 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इस तरह हम जो है वो जो अलील्स की जीन्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्डे-विनबर्ग एक्विलिब्रियम्स। द हार्डे-विनबर्ग प्रिंसिपल्स आल्सो नोन एज अ हार्डे-विनबर्ग एक्विलिब्रियम्स। इसको हम हार्डे-विनबर्ग एक्विलिब्रियम भी कहते हैं, मॉडल भी कहते हैं, थ्योरम भी कहते हैं और लॉ भी कहते हैं। दैट एक्सप्लेन अलील्स एंड जीनोटाइप्स फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन will remain constant from generation to generation in the absence of other evolutionary influences। यानी कहते हैं कि जो हार्डे-विनबर्ग लॉ ये कहता है कि अगर हम डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस को इग्नोर कर दें, उनको हाइड अप कर दें, तो हमारे पास जो जीनोटाइप्स या जीन्स होती हैं वो जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती, उनमें जो है वो एवोल्यूशन नहीं होती, ठीक है। तो अगर हम जो है कुछ इन्फ्लुएंसेस जो उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं उसको साइड पे कर रख दें। तो द लॉ वाज प्रपोज्ड बाय द ब्रिटिश मैथमेटिशियंस हार्डे एंड अ जर्मन फिजिशियंस वेनबर्ग इंडिपेंडेंटली, यानी दोनों ने ये जो है वो 1908 में अलग से ये लॉ पेश किए, लेकिन बोथ द आइडियाज टुगेदर इज कॉल्ड एज अ हार्डे-विनबर्ग लॉ एक्विलिब्रियम आफ्टर देयर नेम्स, ठीक है। तो इनके नाम के मुताबिक बाद में जो है वो इसको हार्डे-विनबर्ग का नाम दे दिया गया। अब ये क्या स्टेट करता है, क्या डिफ़ाइन करता है हार्डे-विनबर्ग एक्विलिब्रियम। अभी तक जो हमें बात ये हमारा समझ आ रही है वो ये कहना चाह रहा है कि जो अलील जीन्स हैं वो जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहती हैं। अगर इसके ऊपर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स को हम जो है वो इग्नोर कर दें, हाइड कर दें, तो इट स्टेट दैट बोथ जीन फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी will remain constant from generation to generation in an infinitely large interbreeding population। अगर बहुत ज़्यादा हमारे पास पॉपुलेशन है, मेंडल्स ने क्या किया था, लिमिटेड पॉपुलेशन के ऊपर काम किया था, लेकिन ये जो हार्डे-विनबर्ग कहते हैं एक लार्ज पॉपुलेशन है, हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ द पीपल्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट्स हैं, तो जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है जनरेशन टू जनरेशन्स। इसके लिए कुछ जो है वो शराइत हैं कि इसमें जो मैटिंग है वो रैंडम होनी चाहिए, ठीक है, रैंडम मैटिंग। ठीक है, नो सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, माइग्रेशन नहीं होनी चाहिए और म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए। यानी ये चार चीज़ें जो हैं ये इसके ऊपर असरअंदाज होती हैं और इसको डिस्टर्ब कर देते हैं। अगर इन चार चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं तो जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो कांस्टेंट रहती है जनरेशन टू जनरेशन। अब हार्डे-विनबर्ग प्रिंसिपल की जो इक्वेशन है वो क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप्स, ठीक है, इसको हम पी जो है स्केयर से शो करते हैं। इसी तरह ये जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप्स, ठीक है, इसको हम 2pq से जो है वो इंडिकेट करते हैं। इसी तरह ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप को हम जो है वो क्यू स्केयर से शो करते हैं। और ये तीनों को जब हम सम ऑफ करते हैं, इनको ऐड करते हैं, तो इसका आंसर जो है ये 1 आना चाहिए, मीन कि ये कांस्टेंट है, ठीक है।
यानी अगर हम ये सारी फ्रीक्वेंसी को जो है वो ऐड अप करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 आएगा या कांस्टेंट आएगा। कंडीशन ऑफ द हार्डे-विनबर्ग पॉपुलेशंस, कौन सी कंडीशन होंगी तो हार्डे-विनबर्ग जो है वो एप्लीकेबल होगा, वो जो है वो काबिल कबूल होगा। इसमें नंबर 1 है द पॉपुलेशन मस्ट बी लार्ज। ये मिनिमम पॉपुलेशन के लिए नहीं है, हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, पॉपुलेशन साइज़ ज़्यादा होना चाहिए। मेटिंग मस्ट बी रैंडम, मेटिंग जो है वो रैंडम होनी चाहिए, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। विद नो सिलेक्शन फॉर सर्टन जीनोटाइप्स, ठीक है, यानी हम इसको मेटिंग जो है वो सिलेक्ट करके मेटिंग नहीं करवा सकते, इसमें रैंडमली मेटिंग होनी चाहिए। देयर मस्ट बी नो एमिग्रेशंस और इमिग्रेशन, इसमें एमिग्रेशन नहीं होनी चाहिए और इमिग्रेशन नहीं होनी चाहिए। एमिग्रेशन मीन के मूवमेंट ऑफ आउटसाइड, ठीक है, यानी एक पॉपुलेशन से जीन जो है वो निकल के दूसरी पॉपुलेशन में चली जाती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एमिग्रेशन। और इमिग्रेशन मीन के एक पॉपुलेशन से जीन्स दूसरी पॉपुलेशन में, फॉर एग्जांपल ये देखें, एमिग्रेशन मीन कि हमारे पास ये एक पॉपुलेशन है ये, ठीक है, इसमें डिफरेंट प्लांट्स हैं तो यहाँ एनिमल्स हैं, ठीक है, तो इस पॉपुलेशन से जब इस पॉपुलेशन में कोई ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एमिग्रेशंस। अब यहाँ से ये मूव कर गया तो यहाँ पे क्या हुआ एमिग्रेशन, और यहाँ पे ये इन हुआ है तो इसको हम कहते हैं इमिग्रेशन। यानी यहाँ से ये आउट हो रहा है और यहाँ पे इन हो रहा है, तो जहाँ पे इन हो रहा है वहाँ पे इमिग्रेशन हो रही है और जहाँ से आउट हो रहा है वहाँ पे एमिग्रेशन हो रही है। तो देयर में भी नो म्यूटेशन, इसमें कोई म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली इनको रिप्रोडक्शन होनी चाहिए, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होनी।